हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संधिगत नेत्र रोगों की। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे संधिगत नेत्र रोगों का एक जनरल इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ वहाँ पे हमने पुई-अलस और उपनाह को भी पढ़ लिए हैं। टोटल संधिगत नेत्र रोग 9 होते हैं, आप सभी को पता ही है। अभी हम बाकी के जो बचे हुए संधिगत नेत्र रोग हैं उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले नेत्रस्राव की बात करते हैं। ये श्लोक एक तरीके से आप संप्राप्ति हेडिंग डाल के लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि कैसे नेत्रस्राव हो रहा है। ठीक है, तो देखिए श्लोक को देखते हैं यहाँ पे। गत्वा संधीन अश्रु मार्गेण दोषः कुर्यु श्रवान ऋग्वहीनान कनीनात् तान वे श्रवान नेत्रनाड़ी मथ के तस्या लिंगम कृतिश्च से चतुर्धा। यानी कि जो दोष हैं, गत्वा संधीन अश्रु मार्गेण दोष क्या है, प्रकुपित हो रहे हैं वो अश्रु मार्ग से। कौन सी संधि में जा रहे हैं? कनीनक संधि में जाकर, यहाँ पे कनीनाथ संधीन, तो कनीनक संधि में जाकर ऋग्वहीनान श्रवान वेदना रहित श्राव कराते हैं। वेदना रहित एक चीज़ याद रखिएगा, जो नेत्र श्राव है ना, उसमें वातिक नेत्र श्राव नहीं बताया गया, तो वातिक नहीं है, इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की रुझा नहीं है। तो वेदना रहित श्राव कराते हैं, और इन श्रावों को कुछ विद्वान लोग नेत्र नाड़ी भी बोलते हैं। तो अगर नेत्र नाड़ी करके क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के ये होते हैं। 4 प्रकार आप ये हेडिंग डाल सकते हो कि लक्षणों के आधार पे इन्हें 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। उसमें से जो श्राव निकल रहा है उसको आधार बना के, कि मतलब कौन सा दोष उसमें प्रधान है, उसके बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है। पुय श्राव, कफ श्राव, रक्त श्राव एंड पित्त श्राव। एक जल श्राव भी बताया गया है। यह आचार्य वाग्भट के द्वारा केवल बताया गया है, क्योंकि वाग्भट ने पित्त श्राव को नहीं माना है। लेकिन आप अभी जब अंदर पढ़ोगे देखोगे तो आचार्य सुश्रुत ने भी क्या किया है, पित्त श्राव को जल श्राव बताया है श्लोक में, लेकिन उन्होंने अलग से जल श्राव नहीं बताया। और वहीं पे आचार्य वाग्भट ने क्या किया है, उन्होंने पित्त श्राव नहीं माना है, जल श्राव को अलग से मान लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अब देखते हैं हम एक एक करके। पुय श्राव सबसे पहले देखते हैं। पुय श्राव, जब भी मतलब श्राव कोई पूछे तो आपको ना हमेशा स्थान, दोष, साध्यता, असाध्यता, चिकित्सा, पूरे नेत्र रोग में कहीं भी क्वेश्चन आए तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने ही लिखने, इवन स्थान भी लिखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक स्थान से आएगा, तो वहाँ पे अगर आप स्थान लिखोगे ना कि संधिगत रोग है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे आसानी से। तो सबसे पहले देखिए पुय श्राव, स्थान कौन सा है? संधिगत, पता ही हमें। दोष कौन सा है? सन्निपातज है। साध्यता, साध्यता की बात करें, असाध्य है। चिकित्सा इसकी कोई भी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं परिभाषा की इसकी, या सिंपली इसके लक्षण क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। पाकः संदोष संस्वेद यश्च पूयम पुयश्रावो न एक रूपम प्रतिष्ठित। यानी कि संधि प्रदेश में पाक होकर पुय का श्राव होता है, और इसे ही पुय श्राव कहते हैं, और ये अनेक रूप वाला होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम वाग्भट के अकॉर्डिंग। उन्होंने क्या एक्स्ट्रा बताया है कि पुय श्रावे मला सहस्त्र वर्त्म संधे कनिनकात श्रवंती मुहुर पुय श्रावम त्वक मास पाकात। इसमें आप देखिए कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल गए, जैसे कि इन्होंने स्पेसिफिक संधि का भी नाम बताया कि वर्त्म संधि और कनिनक संधि में हो रहा है। दूसरा पॉइंट है कि त्वचा और मांस का यहाँ पे पाक हो रहा है, और बार बार पुय में रक्त मिश्रित श्राव हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, ये अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब देखिए कफ श्राव का। कफ का भी हम वैसे ही लिखेंगे, स्थान मैंने यहाँ पे सबका मेंशन नहीं किया है, तो आप इस चीज़ को लिखोगे, बार बार लिखोगे, तभी आप एग्जाम में हैबिट में रहेगा और आप एग्जाम में इसको लिख कर आओगे। नहीं तो अगर हैबिट में नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे ये पॉइंट्स याद नहीं आएंगे और ये छूट जाते हैं फिर। तो स्थान संधिगत, दोष यहाँ पे कफज हो जाएगा। ये भी असाध्य है, क्योंकि सारे के सारे श्राव असाध्य हैं, हम पहले ही देख चुके हैं इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा में क्या होगा? श्वेत सांद्र पिक्षिल शस्त्रवेद्यम श्लेष्म श्राव नीरुज स प्रतिष्ठित। ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो श्राव होता है यहाँ पे वो श्वेत है, कफज है तो सफ़ेद होगा, गाढ़ा होगा, पिच्छिल होगा, और एक पॉइंट यहाँ पे है कि नीरुज, वेदना नहीं हो रही है।
ठीक है। अब अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग देखिए, कफात कफ स्रवे श्वेत पिक्चिल बहल स्रवेत। परिभाषा या लक्षण की बात करें तो देखिए, रक्तस्राव शोणितोत्थ स रक्तभूषणम न अल्पम संस्रवेन न अति सांद्रम। यानी कि जो रक्तस्राव में रक्त मिश्रित स्राव होगा, उष्ण होगा, न अल्पम बहुत कम नहीं है, यहाँ पे बहुत अधिक स्राव हो रहा है। और जो स्राव है न अति सांद्रम, वो स्राव बहुत सांद्र नहीं होगा, यानी बहुत गाढ़ा नहीं होगा, कंसंट्रेटेड नहीं होगा, पतला स्राव होगा यहाँ पे। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग देखिए, रक्ताद रक्तस्रावे ताम्रम बहु उष्णम च अश्रु संस्रवेद। यानी कि रक्तस्राव में ताम्र वर्ण का स्राव हो रहा है, बहुत अधिक हो रहा है, और उष्ण अश्रु गरम गरम अश्रु का स्राव होता है, तो ये हो जाएगा हमारा रक्तस्राव। एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे कोई एक पूछे इसमें से, मान लीजिए आपसे पूय स्राव पूछ लिया एग्जाम में, 5 नंबर में पूछ लिया, तो आपको ना ये वाला श्लोक लिखना होगा यहाँ पे, ये क्योंकि ये जनरल संप्राप्ति बताई गई है कि स्राव कैसे हो रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को लिखोगे, उसके बाद आप पूय स्राव को ये वाली हेडिंग डालोगे, चिकित्सा यहाँ पे नहीं होती है, परिभाषा लिखोगे। अगर आपको याद है श्लोक तो श्लोक फॉर्म में लिखिए, नहीं तो पॉइंट वाइज लिख दीजिए इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब पित्त स्राव पे। पित्त स्राव सुश्रुत ने माना है, आचार्य वाग्भट ने नहीं माना है, लेकिन आप जब इस श्लोक में देखोगे तो इन्होंने ही बोला है कि पित्त स्राव जो होता है जल के समान होता है, जल के समान स्राव होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी पहले लिखेंगे हम कि स्थान कौन सा है, दोष इसमें पित्तज हो जाएंगे, असाध्य ये भी है, चिकित्सा इसकी भी नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, परिभाषा या लक्षण कहिए आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, आचार्य वाग्भट ने तो माना नहीं है, तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखिए, पीत आभासम नील उष्णम जल आभम पित्त श्रावम संस्रवेन संधि मध्यात। यानी कि पीले वर्ण का, नीले वर्ण का, उष्ण जल के समान आभा वाला श्राव होता है, और कहाँ से होता है, संधि के मध्य से होता है, इसी को पैत्तिक श्राव बोलते हैं। वाग्भट ने वर्णन नहीं किया है, ठीक है। अब वाग्भट ने इसके स्थान पे किसका वर्णन किया है, जल श्राव। अगर आपसे पूछे कि कितने प्रकार के श्राव होते हैं तो 4 ही श्राव होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी 4 ही बताए हैं, वाग्भट ने भी 4 ही श्राव बताए हैं। डिफरेंस इतना है कि सुश्रुत ने जल श्राव नहीं माना और आचार्य वाग्भट ने पित्त श्राव नहीं माना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जल श्राव ये केवल आचार्य वाग्भट ने माना है। अब यहाँ पे देखिए परिभाषा, या इसमें आप देखेंगे तो संप्राप्ति बताई गई है, लक्षण भी बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, वायु क्रुद्ध सिरा प्राप्य जलाभम जलवाहिनी अश्रुश्राव्यने वर्त्म शुक्ल संधि कनिनकात तेन नेत्र सहरुग सोफ श्यात जलश्राव। यानी कि कुपित वायु, यहाँ पे वायु है, अब वायु है तो पेन भी होगा यहाँ पे। तो कुपित वायु जलवाहिनी सिराओं में पहुंचकर, जलवाहिनी जो सिराएं हैं उसमें पहुंचकर वर्त्म और शुक्ल संधि, और कौन सी संधि, कनिनक संधि। तो वर्त्म शुक्ल और कनिनक संधि से जल के समान अश्रु का श्राव कराती है। नेत्र में क्या होगा, पेन होगा, वेदना होगी, लालिमा होगी, सूजन होगी, और इसी को हम कहते हैं जलश्राव। तो आप इसको यहाँ से लक्षण डाल के ये पॉइंट्स लिख सकते हो, और यहाँ पे संप्राप्ति डाल के ये पॉइंट्स लिख सकते हो। ये पूरा हो जाएगा जलश्राव। हाँ, अब देखिए, चतुर्विध श्राव को क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस के साथ कोरिलेट किया गया है। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस एक सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन है लैक्राइमल सैक का, और ये जो लैक्राइमल सैक में इन्फ्लेमेशन हो रहा है इसका एक बहुत ही कॉमन कॉज है कि लैक्राइमल जो सैक है उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। तो ये हो गया आपका चतुर्विध श्राव। अब हम देखेंगे पर्वणी। पर्वणी को मॉडर्न में फ्लेक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस के साथ कोरिलेट किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, श्लोक ये लिखा है, ताम्रा तन्वी दह शूलपन्न रक्तज्ञेय पर्वणी वृत्त सोफा। ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे ये अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग श्लोक दिया है। तो अभी हम बस श्लोक रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, वर्त्म संधि आश्रय शुक्ल पिटिका तहा शूलिनी ताम्रा मुदक उपमा भिन्ना रक्तस्रवती पर्वणी। ठीक है। अब जब भी पर्वणी या कोई भी डिजीज लिख रहे हो तो ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, 4 पॉइंट। स्थान कौन सा है, दोष कौन सा है, साध्यता असाध्यता क्या है, चिकित्सा क्या है। तो स्थान संदिग्ध है, दोष रक्तज है, साध्यता में साध्य है, चिकित्सा जो है इसकी छेद्य है। जो वाइट पार्ट होता है आँखों में, वहाँ पे ये फ्लैक्टेन बन रहा है, यानी एक
राइज्ड नोड्यूल है जिसके चारों तरफ ये डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं। अब यहाँ पे ये क्यों बन रहा है? जब ये इन जनरल कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है ना तब ये फॉर्म होते हैं, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, स्टाइफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। ठीक है, अभी बस इतना ही याद रखिए। मॉडर्न को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब श्लोक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। तो ताम्रा तन्वी दाह शूलपन्ना रक्तज्ञेया पर्वणि वृत्त सोफा जाता संधो कृष्ण शुक्ले। ये जो श्लोक है ना, अभी यहाँ पे आधा लिखा हुआ है, बाकी है जो वो अलजी में लिखेंगे, अलजी जो अभी आगे आएगी डिजीज़, क्योंकि ये जो पर्वणि है अलजी हैं, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है चीज़ों का। ताम्रा तन्वी दाह शूलपन्ना रक्तज्ञेय पर्वणि वृत्त सोफा जाता संधो कृष्ण शुक्ले, यानी कि रक्त की विकृति की वजह से, ये रक्त व्याधि है तो रक्त की विकृति की वजह से कृष्ण और शुक्ल संधि पर ताम्र वर्ण के तन्वी यानी पतला तनु, दाह युक्त, शूल युक्त, वृत्त गोलाकार सोफ हो रहा है, सोत हो रहा है वहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको क्या कहेंगे? पर्वणि। अब थोड़े से इसके कुछ पॉइंट्स याद करने के लिए आप एक वर्ड याद रखो, पर्वणि। पर्वणि में क्या है? पर्व आ रहा है, तो पर्व क्या होते हैं? त्यौहार होते हैं। और त्यौहार कब? अमावस्या या पूर्णिमा के दिन होते हैं, कृष्ण शुक्ल संधि पे होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि कृष्ण शुक्ल संधि पे हो रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट तो याद ही है कि पर्वों को काट रहे थे तो उसमें से रक्तस्राव होता था, छेद्य और रक्तज, ये 2 पॉइंट याद रहते थे। अब देखते हैं अष्टांग हृदय क्या कहते हैं पर्वणि के बारे में। तो वर्त्म संधि आश्रय शुक्ले पिटिका दाह शूलिनी ताम्र मुदक उपमा भिन्ना रक्तस्रवती पर्वणि, यानी कि वर्त्म संधि और शुक्ल संधि इनको आश्रित करके एक पिटिका हो रही है जिसमें कि दाह हो रहा है, शूल हो रहा है, ताम्र वर्ण की है, मुदक के समान, मुदक के बराबर पीड़िका है आकार की, और उसमें से रक्त का स्राव हो रहा है और उसी को कहते हैं पर्वणि। ये अष्टांग हृदय ने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, इन्होंने मेन डिफरेंस देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ें लिखी भी है यहाँ पे, कि इन्होंने जो मेन डिफरेंस किया है कि ये वर्त्म और शुक्ल संधि पे है, और इन्होंने बताया है कृष्ण और शुक्ल संधि पे है। ताम्रवर्ण, इन्होंने भी ताम्रवर्ण बोला है, ये गोल सोथ बोले हैं, और इन्होंने बोला है कि मुदक के समान, इन्होंने भी गोल ही बोला है। और इसको फूटने पे रक्त का स्राव हो रहा है। यहाँ पे ऐसा रक्त स्राव जैसा नहीं बोला, बस बताया गया कि रक्त दोषज विकृति है। इसमें भी दाह और शूल हो रहा है, यहाँ पे भी दाह और शूल हो रहा है, तो ये हो जाएगा सुश्रुत एंड वाग्भट के अकॉर्डिंग। आप ऐसे भी टेबल बना के लिख के आ सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे चिकित्सा। चिकित्सा हम आचार्य सुश्रुत और वाग्भट दोनों के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये छेद्य साध्य व्याधि है, पहला पॉइंट है। वाग्भट ने भी सेम ही माना है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग से नहीं लिखा मैंने, लेकिन ये पॉइंट लिख दिया है। तो कैसे कर रहे हैं छेदन? तो सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होगा? स्वेदन करेंगे कृष्ण शुक्ल संधि का। उसके बाद 1/3 भाग को बड़ी शस्त्र से पकड़कर, मतलब हुक लाइक शस्त्र होता है, उससे पकड़कर उसको खींचेंगे, और फिर उसके आगे के भाग के आधे भाग को, हाफ भाग को शस्त्र से काट देंगे, और फिर जो शेष बचा हुआ भाग होगा उसको प्रतिसारण कर देंगे सैंधव लवण और मधु से। फिर इसके बाद क्या करेंगे? जो भी कुछ अगर बच गया बाई चांस, तो वहाँ पे लेखनी चूर्णों का अंजन और प्रतिसारण करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि अगर ज़्यादा काट दिया जाए तो वहाँ पे अश्रु नाड़ी छत होने का भय, जो हमारी अश्रु नाड़ी है वहाँ पे, यानी कि अपना जो ये लैक्राइमल सैक है पूरा, उसको छत होने का भय रहता है। तो इस बात का ध्यान रखते हैं। तो पहले स्वेदन कर देंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद उसको 1/3 भाग को पकड़ेंगे, और पकड़ के, किससे पकड़ रहे हैं? बड़ी शस्त्र से पकड़ के उसको खींच रहे हैं। खींचने के बाद उसके आगे का जो पार्ट है खींच लिया, फिर आगे के आधे भाग को काट रहे हैं। ठीक है, 1/3 को पकड़ खींचा और आधा काटा है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए अलजी को आप पर्वणि का एक एडवांस स्टेज मान सकते हो। इसको भी फ्लैटेनुलर कंजक्टिवाइटिस से ही कोरिलेट किया गया है। इसके जो सिम्टम है वो भी आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पर्वणि के समान ही है। जाता संधो कृष्ण शुक्ल अलजी स्यात् तस्मिन्नेव ख्यापिता पूर्वलिंगे, यानी कि इसके लक्षण पर्वणि के समान ही होते हैं। पूर्वलिंग में आप क्या लिखोगे? वही लिखोगे कि दाह होता है, शूल होता है, जो पर्वणि में पढ़े थे। तो इस पॉइंट को भी आप लिखोगे यहाँ। अब देखिए
वाग्भट ने थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस बताया है। इन्होंने कहा है कि कनीनक संधि में हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि शुक्ल और वर्त्म संधि में परवनी हो रही है, और यहाँ पे कनीनक संधि को बोल रहे हैं अलजी हो रहा है। कनीनक संधि में सोफ जो है उसमें तोद और दाह हो रहा है। तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद बाकी कोई ट्रीटमेंट है नहीं यहाँ पे, लेकिन हाँ एग्ज़ाम में कंपैरिजन पूछ सकता है परवनी और अलजी में, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस। तो ये देखिए, सबसे पहली बात, परवनी जो है स्मॉलर नोड्यूल होता है, थोड़ा छोटा, ये एडवांस स्टेज है, इसमें बिगर नोड्यूल हो रहा है। ये सुपरफिशियल होता है, ये डीप रूटेड लीजन है। रक्तज दोष है, ये सन्निपातज है। वेदना जो इसमें माइल्ड होती है, इसमें वेदना थोड़ा सीवियर है। दाह इसमें माइल्ड है, इसमें दाह जो है सीवियर है। ये साध्य व्याधि है और ये असाध्य व्याधि है, तो ये इसमें डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आपने एक बार इस पॉइंट्स पे ध्यान दिया है ना, तो आप एग्ज़ाम में लिख आओगे, क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स पता है, लेकिन लिखते वक्त अगर आपने पहले से इस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं बिठाया है, नहीं सोचा इस पॉइंट पे, तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में प्रॉब्लम होगी, टाइम लगेगा इस पॉइंट्स को लिखने में। आपको नहीं याद आएगा कि ये स्मॉलर है, ये बिगर है, या इसमें वेदना, दोनों में वेदना हो रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है। तो ये माइल्ड है, ये मॉडरेट, ये सीवियर है। तो ये जो है आप पहले से ही थोड़ा पढ़े रहोगे ना, तभी कर पाओगे इस पॉइंट्स को। अब बात करते हैं कृमि ग्रंथि। कृमि ग्रंथि को मॉडर्न में ब्लेफराइटिस से कोरिलेट किया गया है। ब्लेफराइटिस मतलब कि जो आईलिड है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और ये क्या होता है, बहुत सारे इसमें कॉज होते हैं, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की वजह से, या कोई स्किन कंडीशन है लाइक सीबोरिक है, डर्मेटाइटिस है, इन सब की वजह से भी ये होता है। कृमि ग्रंथि यहाँ पे देखते हैं, मॉडर्न अभी नहीं देख रहे हैं। तो कृमि ग्रंथि, तो जब भी आप डिजीज़ कोई लिखोगे, ये 4 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। तो स्थान देखिए, संधिगत, दोष, कफज, साध्यता असाध्यता, साध्य है, चिकित्सा, भेद्य, साध्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं अष्टांग सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो कृमि ग्रंथि वर्तमना पक्षमुड़स्य कंडुकुरियु कृमय संधि जाता नाना रूप वर्तम शुक्ल संधो चरंत अंतर्नयन दुष्यंती। कृमि ग्रंथि है, तो कृमि पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं, इसी बात को लिखा है कि कृमि ग्रंथि वर्तम और पक्षम संधि में, वर्तम और पक्षम संधि में अनेक प्रकार के नाना रूप के कृमि पढ़कर कंडु और ग्रंथियां पैदा कर रहे हैं। वहाँ पे कंडू उत्पन्न कर रहे हैं, खुजली उत्पन्न कर रहे हैं, ग्रंथियां उत्पन्न कर देते हैं, और उसे ही हम कृमि ग्रंथि कहते हैं। अब ये जो कृमि हैं, ये वर्त्म और शुक्ल संधि को खा जाते हैं, चरंतो अंतर्नयन दूषण, आँखों के अंदर जाके आँखों को भी दूषित करते हैं। तो ये हो जाएगा सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे कुछ डिटेल में तो नहीं बताया गया, लेकिन अभी अष्टांग हृदय में देखिए तो थोड़ा सा डिटेल चीज़ें बताई गई हैं। चलिए देखते हैं। अपांगे व कनिने व कंडुस पक्ष्म पोटवान पुयश्रावी कृमि ग्रंथि ग्रंथि कृमि युक्त अर्तिमान, यानी कि अपांग या कनिनक संधि में कंडु खुजली होगी, जलन होगी, वहाँ पे उषा, यहाँ पे है कंडू उषा, पक्ष्म पतन होता है, पोटवान हो जाते हैं, पक्ष्म जो है ना आईलैसेस वो गिरने लगते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे क्रस्ट फॉर्मेशन देखिए, पीला 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 है, तो ये क्रस्ट फॉर्मेशन होने लगता है आईलैसेस पे, जिससे कि आईलैसेस गिरने लगती हैं। पक्ष्म पोटवान, पुई श्रावी, पुई का श्राव हो रहा है यहाँ से। अब ये जब पुई होता है, जब ये पुई सूखने लगता है, पस जो है यहाँ पे सूखती है, ये चिपकती है आईलैसेस में, तो आईलैसेस जो होती हैं बहुत हार्ड हो जाती हैं, अब हार्ड होके गिरने लगती हैं। कृमि ग्रंथि कृमि युक्त अर्थिमान, और उसमें अर्ति यानी कि पीड़ा होती है, और इसी को हम कहते हैं कृमि ग्रंथि। तो ये अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग हो गया। अब देखिए, अगर आपको चार्ट फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखिए कि सुश्रुत एंड वाग्भट, अफेक्टेड संधि पक्ष्म संधि, और अफेक्टेड संधि कनीनक और अपांग संधि। ठीक है, संप्राप्ति की बात करेंगे। संप्राप्ति हेडिंग दोनों में लगभग सेम ही बताया गया है कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कृमि पढ़ रहे हैं, मॉडर्न में पैरासाइट्स, मैगोट्स वगैरह बोल सकते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि वर्त्म संधि यहाँ पे सुश्रुत के अकॉर्डिंग हो जाएगी, कनीनक और अपांग संधि वाग्भट के अकॉर्डिंग हो जाएगी, उसमें जाकर प्रोड्यूस कर रहे हैं एक छोटी सी ग्रंथि यानी सिस्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये संप्राप्ति हो गई, दोनों के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अगर वाग्भट के अकॉर्डिंग लिखना तो अपांग कनीनक संधि में बोल दोगे, अगर सुश्रुत लिखना है तो वर्त्म संधि बोल दोगे। लक्षण की बात करते हैं, खुजली होगी, संधि को ये खा जाते हैं और आंतरिक भागों को दूषित करते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया था। अब यहाँ पे देखते हैं अष्टांग हृदय का। कंडू हो रहा है, जलन है, और पक्ष्म पतन युक्त होते हैं, यानी जो आईलैसेस हैं वो गिरने लगती हैं। पुईश्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, यानी कि जो ग्रंथि हैं वहाँ पे जो ऑयल ग्लैंड वगैरह हैं, वहाँ से पुई का स्राव होता है, पस निकलने लगता है। तो ये हो जाएगा वाग्भट के अकॉर्डिंग, और वाग्भट का ज़्यादा मॉडर्न की तरफ
दिखता है कि ये जो लक्षण है वो मॉडर्न से ज़्यादा मैच हो रहे हैं, ठीक है, ब्लेफराइटिस से। अब हम बात करेंगे चिकित्सा की। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही होगा कि भेदन साध्य व्याधि है। फिर उसके बाद आप सुश्रुत अनुवाग भट्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करोगे। आप ऐसे जैसे मैंने बनाया है आप ऐसे एग्जाम में भी बना के आ सकते हो, या तो आपको अगर इससे बेटर आ रहा है तो आप उस तरीके से लिखिए, लेकिन ये रे डायग्राम से बनाने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और डायरेक्ट चीज़ें दिख जाती हैं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एग्जामिनर को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, स्वेदन करोगे। स्वेदन करने के बाद भेदन करेंगे। भेदन करने के बाद जितना भी पस वगैरह होगा, पुई वगैरह है, सब उसमें से निकाल लेंगे। आपने एक चीज़ देखा होगा, जब आप लक्षण पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये नहीं बताया गया था वहाँ से पुई का स्राव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए पुई वगैरह की बात की गई है, पुई निकाल रहे हैं, पस को निकाल रहे हैं। अब उसके बाद होगा वहाँ पे प्रतिसारण करेंगे अंजन द्रव्यों से। फिर उसके बाद रस क्रिया करेंगे किससे, त्रिफला, तुत्थ, कासी, सैंधव लवण से। इसके बाद अंजन लगाएंगे वर्ती बना के, वर्ती बनाएंगे पहले फिर उससे अंजन लगाएंगे। ये हो जाएगा सुश्रुत के अकॉर्डिंग। वाग्भट ने क्या बताया है, इन्होंने भी कहा है स्वेदन करिए, लेकिन इन्होंने बोला करिसेन स्विन्ना, यानी कि शुष्क जो उपले होते हैं उसके द्वारा हमें यहाँ पे स्वेदन करना है। उसके बाद क्या करेंगे, भेदन करेंगे। भेदन करने के बाद लेखन करना है, स्क्रैपिंग करनी है, देन प्रतिसारण करना है। प्रतिसारण के लिए त्रिफला, मधु, कासीस और सैंधव बोला है, वही द्रव्य हैं जो हम पीछे पढ़े हुए हैं। अब एक बात यहाँ पे देखिए, नोट्स है यहाँ पे, इट इज़ कोरिलेटेड टू ब्लेफराइटिस, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ लिड मार्जिन, इट नीड ओनली एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट बट नॉट इंसीजन एंड ड्रेनेज। जैसा कि यहाँ पे हो रहा है कि इंसीजन लगा रहे हैं उसके बाद ड्रेन कर रहे हैं, लाइक एबव। अगर वहाँ पे पेस्ट्यूल्स बन रहे हैं तब वहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रेनेज करना है। ये हो गया हमारा संधिगत नेत्र रोग पूरा कंप्लीट। अब हम इसके बाद देखेंगे वर्त्मगत और बाकी के आगे की डिजीजेस सारी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।